नमस्कार, मैं अजय कुमार। नरेंद्र मोदी के साथ न्यू इंडिया का नारा लगाने वालों को थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि बुलडोजर जो एक तरह से विध्वंस का प्रतीक है, वह नरेंद्र मोदी के दौर में न्याय का प्रतीक बन गया है। यह एक बेहतर दौर का सूचक है या बुरे दौर का। बुलडोजर भारत में मुस्लिम प्रताड़ना का पर्यायवाची बन चुका है। भारत की राज सत्ता पर बैठी मोदी सरकार, इसके इशारों पर चलने वाली भाजपा की कई राज्य सरकार और भाजपा की गोदी में खेलने वाली मीडिया मुसलमानों के साथ न्याय नहीं करती है, बल्कि बुलडोजर जस्टिस करती है। आप सब ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, जब कोई मुस्लिम अपने हक की बात करता है तो लोग मुसलमानों को यह चिढ़ाते हुए पाए जाते हैं कि ज़्यादा बोलना मत, बुलडोजर चल जाएगा। उत्तराखंड में हल्द्वानी हिंसा का मामला ही देखिए। उत्तराखंड के विषयों पर लिखने वाली स्वतंत्र पत्रकार कविता उपाध्याय अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखती हैं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में मदरसा और नमाज घर को अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर बुलडोजर से ढा दिया गया। मतलब सरकार की तरफ से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, मुसलमानों के पूजा स्थल और धार्मिक शैक्षणिक स्थल को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई पर गुस्सा फूटा और हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से शरारती और असामाजिक और उपद्रवियों को देखते ही गोली चलाने का आदेश दिया गया है। कई लोगों के मरने की खबर आ रही है, सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। कविता बताती है कि मामला यह है कि मदरसा व नमाज घर वाली जमीन नजूल की जमीन है, जो कि हल्द्वानी के बनफुलपुरा मोहल्ले में स्थित है। भूमि के लिए फ्री होल्ड प्रक्रिया लगभग 1.5 दशक पहले अब्दुल मलिक, बुलडोजर चलाने वाले क्षेत्र को मलिक का बगीचा कहा जाता है, द्वारा शुरू की गई थी। इस साल 30 जनवरी को, यानी मुश्किल से 8 से 9 दिन पहले, हल्द्वानी नगर निगम ने एक नोटिस जारी की। इस नोटिस में यह कहा गया था कि मदरसा प्लस नमाज घर का निर्माण नजूल जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। इसे 1 फरवरी तक अब्दुल मलिक द्वारा डिमोलिशन कर दिया जाना चाहिए। यानी जब नोटिस जारी की गई और अब्दुल मलिक को डिमोलिशन करने का निर्देश दिया गया, उन दोनों के बीच में महज 2 दिनों का अंतर है। नगर निगम ने यह भी कहा कि अगर अब्दुल मलिक ऐसा नहीं करते हैं तो नगर निगम इसे बलपूर्वक डिमोलिश कर देगा। इस नोटिस के बाद जिन लोगों पर डिमोलिशन का असर पड़ने वाला था और प्रशासन के बीच बैठक हुई, बनफुलपुरा निवासियों ने कविता को बताया कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया कि इमारतों को डिमोलिश करने की बजाय सील कर दिया जाएगा। इसी वजह से 4 फरवरी को सील कर दिया गया। इस बीच नगर निगम के डिमोलिशन के नोटिस के जवाब में मलिक इस मामले को लेकर के उत्तराखंड हाई कोर्ट में चले गए, जहां 8 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन इस मामले को 14 फरवरी के लिए लिस्ट कर दिया गया। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने मदरसा और नमाज घर पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ स्थानीय लोग गुस्सा हो गए। यह पूरी खबर आपके सामने है। क्या आपको सरकार का काम अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा लगता है? अगर अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा है तो इतनी जल्दीबाजी क्यों? केवल चंद दिनों के भीतर बुलडोजर चलाने की इजाजत क्यों? दूसरा पक्ष जब इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया? इतनी जल्दीबाजी में अगर मदरसा और नमाज घर तोड़ दिए गए तो बताइए पहला पत्थर यानी बुलडोजर किसने चलाया? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर बुलडोजर चलाना न्याय है तो इस अन्याय का ज्यादातर हिस्सा मुस्लिम समुदाय ही क्यों बनता है? भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी अतिक्रमित की हुई जमीन पर रहती है। क्या उन सब पर चंद दिनों के नोटिस के भीतर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया जा सकता है? भारत में हो रही इसी बुलडोजर अन्याय पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया भर में मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था है। इस संस्था ने बुलडोजर इनजस्टिस इन इंडिया, इफ यू स्पीक अप योर हाउस विल बी डिमोलिश्ड, मतलब भारत में बुलडोजर के जरिए किया जाने वाला न्याय, अगर आप सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो आपका घर तहस नहस कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, नाम से एक रिपोर्ट छापी है। यह रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल के 12 अगस्त 2022 से लेकर के 31 अगस्त 2023 के बीच किए गए रिसर्च पर आधारित है। भाजपा शासित 4 राज्य असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली में अप्रैल 2022 से लेकर के जून 2022 तक राज्य प्राधिकरण के आदेश पर कम से कम 128 संपत्तियों को बुलडोज किया गया है।
मतलब 128 संपत्तियों को बर्बाद किया गया है। इनमें से ज्यादातर संपत्तियां मुस्लिम बहुल इलाके में हैं, जिनमें मुसलमानों के घर, कारोबार और उनके पूजा स्थल यानी मस्जिद तक शामिल है। इस डिमोलिशन की वजह से 617 लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इन लोगों में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब शामिल हैं। इन्हें बेघर कर दिया गया है, इनकी जीविका के साधन छीन लिए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक डिमोलिशन की कार्रवाई से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जो मुस्लिम थे और जो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बने, जो मुस्लिम थे और जिन्होंने सरकार की नाइंसाफियों का विरोध किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि जिस तरीके से चुन चुन कर, निशाना बना करके मुसलमानों की संपत्तियों का डिमोलिशन किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने उनकी संपत्ति को डिमोलिश कर उन मुसलमानों को दंड देने का काम किया है जिन्होंने सरकार के अन्याय पर अपनी आवाज बुलंद की है। इनमें से 63 डिमोलिशन की डिटेल छानबीन करके एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाया कि जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया है उनमें से किसी का भी घर उचित प्रक्रिया को अपनाते हुए नहीं तोड़ा गया है। उन्हें उचित प्रक्रिया के मुताबिक सुरक्षा देने में राज्य सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है। ईमानदारी से उनके साथ राज्य सरकार ने सलाह मशविरा करने की कोशिश भी नहीं की। उनकी पहुंच किसी भी तरह की कानूनी मदद तक भी नहीं हो पाई है। भाजपा की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार दंड देने के लिए डिमोलिशन का इस्तेमाल करने में सबसे आगे है। साल 2022 में नागरिकता संशोधन विधेयक जब कानून में तब्दील हो गया तो इसके खिलाफ मुसलमानों ने शांतिपूर्ण तरीके से राज्य के कई हिस्सों में विरोध दर्ज किया। जिन्होंने विरोध किया उनमें से कईयों को दंड देने के इरादे से उनका घर तोड़ दिया गया। एक बार तो भाजपा के प्रवक्ता JBL नरसिम्हा राव ने ट्विटर पर JCB को पोस्ट करते हुए जिहादी कंट्रोल बोर्ड लिख दिया था। बाद में उन्हें अपना पोस्ट हटाना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम मिला है, तो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा का। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल आबादी में तकरीबन 14% हिस्सा मुसलमानों का है। दुनिया भर के कुल मुसलमानों में तकरीबन 11% मुसलमान भारत में रहते हैं और भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से एक है। इतनी बड़ी आबादी के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भेदभाव के कई उदाहरण रोजाना देखे जा सकते हैं। भेदभाव करने में सबसे आगे वह पार्टी खड़ी है जिसके पास भारत सरकार की सत्ता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि भारत के जेलों में तकरीबन 16% मुस्लिम हैं। यानी मुसलमानों का सांसद में भले ही नाम मात्र का रिप्रेजेंटेशन हो, मगर जेलों में इनका प्रतिनिधित्व इनकी आबादी से भी ज्यादा है। कई सारे जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन से पता चलता है कि सांप्रदायिक दंगे जब होते हैं तो उसके बाद मुसलमानों की गिरफ्तारी ज्यादा होती है। भारत की पुलिस प्रशासन के भीतर ऐसे तत्व मौजूद हैं जो मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने वाला रवैया अपनाते हैं। आरोपी और अपराधी के तौर पर अगर मुसलमान मौजूद है तो उनके साथ कठोर और क्रूर व्यवहार होता है। जिन मुसलमानों को जेल से बाहर होना चाहिए उन्हें जेल के भीतर भेज दिया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया होने के बावजूद भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे वह कह सके कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया खत्म करने के लिए सार्थक संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं, मतलब मीनिंगफुल इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस अपनाए जा रहे हैं। उल्टा यह दिखता है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कारोबार बढ़ रहा है, उसमें शासन प्रशासन की भूमिका ज्यादा है। डिमोलिशन की अन्यायपूर्ण कार्रवाई को मीडिया वालों ने बुलडोजर जस्टिस का नाम दे दिया है। टेलीविजन के स्टूडियो में बैठकर जब एंकर बुलडोजर जस्टिस का नाम लेता है तो लगता है कि अच्छे खासे सूट बूट के भीतर कोई जानवर बोल रहा हो जिसने स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बुनियादी सामाजिक शास्त्र की किताब तक नहीं पढ़ी है। भारत की संविधान की तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह से कुछ नेता और कुछ लोग भी, खासकर भाजपा समर्थित जनता, प्रतिक्रिया देती है कि यह बुलडोजर जस्टिस है, इस पर ताली बजनी चाहिए, इसे गलत नहीं कहा जाना चाहिए। स्टेट अथॉरिटी बुलडोजर चलाने से पहले इंक्रोचमेंट की बात करती है, जैसा कि हल्द्वानी के मामले में आप देख रहे हैं। यह कहती है कि अमुक व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है इसलिए उसकी संपत्ति ढहाने का आदेश दिया जाता है, जबकि ज्यादातर मामलों की हकीकत यही है कि जब कोई मुस्लिम सरकार के अन्यायपूर्ण रवैया के खिलाफ खड़ा होता है या सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनता है तो अतिक्रमण के नाम पर उसकी संपत्ति बुलडोज करने का आदेश दिया जाता है। जबकि साफ साफ दिखता है कि अगर किसी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उस जमीन पर केवल किसी मुसलमान ने अतिक्रमण किया है। उस मुसलमान की दुकान के अगल बगल में
जो हिंदू दुकान होती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। साल 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन पर एक पैनल बनाया था। इस पैनल ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह रिपोर्ट सौंपी कि दिल्ली का तकरीबन 90% कंस्ट्रक्शन किसी ना किसी तरह से गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। यही हाल भारत के तकरीबन सभी शहरों का है। आप सबको पता है कि भारत की नगरपालिकाएं कानून का कितना पालन करती हैं, तो क्या इंक्रोचमेंट के नाम पर भारत में यह सभी गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन ढहा दिए जाएंगे? साफ साफ दिखता है कि मुसलमानों की संपत्ति को इंक्रोचमेंट के कारण नहीं बुलडोज किया जा रहा है, बल्कि इसलिए बुलडोज किया जा रहा है कि वह मुसलमान हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत कैसे कि वह सरकार के खिलाफ बोलेंगे? उनकी इतनी जुर्रत कैसे कि वह सरकार के खिलाफ खड़े होंगे? उन्हें दंड दिया जाएगा, उनकी संपत्ति को बर्बाद कर दिया जाएगा, उनके घर को तोड़ दिया जाएगा, उनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी, उनके पूजा स्थल तोड़ दिए जाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि 12 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश में इंदौर के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि दंगा भड़काने वाले लोगों के गैरकानूनी संपत्ति और अतिक्रमण को बुलडोज करने की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। दंगा भड़काने वाले लोगों और गैर सामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बरता जाएगा। पुलिस अधिकारी यह बात कर रहे थे और मीडिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर मामा कहा जा रहा था और जिनके घर तोड़े जा रहे थे उन्हें दंगाई और अपराधी पुकारा जा रहा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि डिमोलिशन की कार्रवाई को मुस्लिम पहचान के भीतर मौजूद हर आय वर्ग के लोगों ने झेला है। हर दिन की कमाई करने वाले दैनिक मजदूरों से लेकर के छोटी दुकान के मालिक तक और स्थानीय मस्जिद से लेकर के रेस्टोरेंट चलाने वालों तक सबकी संपत्ति को बुलडोजर का निशाना बनाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी छानबीन में पाया है कि कई मुसलमानों ने यह बताया कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने उनकी संपत्ति तोड़ दी, मगर वहीं पर बगल में हिंदू धर्म के व्यक्ति की संपत्ति थी, उसका कुछ भी नहीं किया। इस तरह के भेदभाव के एक नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं। सांप्रदायिक हिंसा के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुसलमानों की संपत्ति तोड़ी गई। साथ में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा नफरत का प्रचार भी किया गया कि उनके बिजनेस की कमर टूट गई। यह बात फैलाई गई कि उनकी दुकानों से सामान नहीं खरीदना है। इसका असर यह भी दिखता है कि मुसलमानों के घर तो टूटे ही, सांप्रदायिक दुष्प्रचार ने उनके कारोबार को भी ठप कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जिक्र करती है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर राज्य के पास यह अधिकार नहीं है कि वह दंड देने के लिए किसी का घर तोड़ दे। दंड और घर तोड़ने के बीच कोई रिश्ता नहीं है। अगर अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ने का आदेश दिया जा रहा है तो उसके लिए भी उचित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अगर राज्य किसी को घर नहीं दे सकता है तो उसे अधिकार भी नहीं है कि अतिक्रमण के नाम पर घर तोड़ेगा। यह करने से पहले उसे दूसरी जगह पर घर मुहैया करवाना पड़ेगा। बहुत ही असाधारण से असाधारण स्थिति होती है तब जाकर के राज्य घर तोड़ने का आदेश दे सकता है, मगर इसमें शर्त यह है कि वह नोटिस देकर के घर तोड़ेगा और दूसरे जगह पर घर की व्यवस्था करके घर तोड़ेगा। केवल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ही नहीं बल्कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, जिसके अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है, उसकी व्याख्या भी कुछ ऐसी ही बात करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि राज्य अथॉरिटी ने बुलडोज करने की कार्रवाई के दौरान किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और संविधान के मूल्यों को तवज्जो नहीं दिया। ज्यादातर मामलों में तो नोटिस भी नहीं दिया गया। अगर नोटिस दिया भी गया तो 1 से 2 घंटे पहले दिया गया। जिस दिन बुलडोज करना था उसके एक दिन पहले शाम को किसी दुकान पर नोटिस का पेपर लगा दिया गया। गुजरात के हिम्मतनगर के एक निवासी यूनुस खान बताते हैं कि उन्होंने हमें किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया। उन्होंने हमारे बिना पूछे ही हमारे घरों को उजाड़ दिया। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने माइक से अनाउंस भी नहीं किया कि वह हमारे घर उजाड़ने आ रहे हैं। इसी तरह के कई लोगों के बयान हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में छापे हैं। एक व्यक्ति तो यह कहते हैं कि उनके 4 से 5 पीढ़ियां जिस जगह पर रहती थी उसे अतिक्रमित और गैरकानूनी बता करके बुलडोज कर दिया गया। केवल हमारी दुनिया ही नहीं उजड़ गई, हमारे मन मस्तिष्क में बसे पूरे विरासत को उजाड़ दिया गया। अगर गैर कानूनी संपत्ति थी तो कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था। सरकारी अथॉरिटी में नोटिस तक नहीं दिया। जिन लोगों ने संपत्तियों को बर्बाद होते हुए देखा है उनका कहना है कि जिला प्रशासन, नगरपालिका, पुलिस प्रशासन के सैकड़ों लोग गाड़ियों में भरकर आते हैं। उनकी निगरानी में बुलडोजर से संपत्तियों को विध्वंस करने की प्रक्रिया शुरू
शुरू कर दी जाती है। अगर आप अपनी संपत्ति बचाने के लिए उनके सामने खड़े होंगे तो वह आपको जानवरों की तरह मारेंगे, आपको गिरफ्तार कर लेंगे। जिनके घरों, दुकानों और रेस्टोरेंट को ढहा दिया गया है, उन्हें न ही किसी तरह की क्षतिपूर्ति मिली है, न ही अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी तरह की मजबूत कानूनी मदद मिली है। ज्यादातर लोग वकील की फीस देने में भी सक्षम नहीं है। गुजरात में हिम्मतनगर में रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि रामनवमी की हिंसा में भाग लेने के लिए 70 मुस्लिम लड़कों पर केस दर्ज किए गए हैं। यह अपने परिवार के इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो कमाते हैं और जिनकी वजह से घर चलता है। बगैर अदालत की सुनवाई के चलते इनमें से ज्यादातर बच्चों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार और राज्य सरकारों से कहा है कि वे एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट के तौर पर लोगों के घरों को डिमोलिश करने की नीति को तुरंत रोके और यह सुनिश्चित करे कि जबरन बेदखली के परिणाम स्वरूप किसी को बेघर न किया जाए। उन्हें डिमोलिश से प्रभावित सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलमार्डे ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैरकानूनी विध्वंस यानी कि डिमोलिशन, जिसे बुलडोजर न्याय कहा जाता है, बुलडोजर जस्टिस कहा जाता है, क्रूर और भयावह है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण, गैरकानूनी और भेदभावपूर्ण है। वे परिवारों को तबाह कर रहे हैं, उन्हें तुरंत रोकना चाहिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।